नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है कि जो सब्र के साथ इंतजार करना सीख जाते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है, बशर्ते कि उसके लिए उतनी मेहनत की जाए। यानी आप सबको आपके जो मेहनत आप लोग जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए आपको पूरे मन से सब्र करना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो अपने आप ही आपके पास एक समय से आएगा कि वो आपके पास पहुंच जाएगी। आप सबको पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, उतने टाइम आपको देना पड़ेगा, अपने को सब्र रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। ये याद और साथ ही साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत भी करती रहनी पड़ेगी, तब जाके वो सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक रिविजन के साथ में कि जैसे क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस दुर्ग में बनाया जा रहा है। तो आंसर होगा बाला किला, जो कि कहां स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है, यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने श्री भजनलाल शर्मा की ओएसडी कौन बने। तो आंसर होगा शिवचरण शर्मा। को पहले याद रखना, इसको अस्थायी तौर पर से नियुक्त किया गया था, है ना। इनको अगर बात करें तो इनको अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। अब एक स्थायी नियुक्ति दे दी गई है, और स्थायी नियुक्ति किसको दी है, तो योगेश श्रीवास्तव को दे दी गई है। ठीक है ना, पहले याद रखना, पहले तो एक तरह से अस्थायी ओएसडी बनाए गए थे, अब स्थायी बना दिया गया किसको, तो योगेश श्रीवास्तव को बना दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा पुष्पा भारती को यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें इनकी रचना का नाम, तो इनकी रचना का नाम भी आपको याद रखना है कि पुष्पा भारती की रचना का नाम क्या है। तो इनकी रचना का नाम है यादें और यादें। ठीक है ना, इनकी रचना का नाम क्या है, तो यादें और यादें, ये इनकी रचना का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो पुष्पा भारती को दिया गया है। अगला है, हाल ही में किसानों को उर्वरक छिड़काव और टीडियों के हमले से निपटने के लिए राजस्थान के पहले चरण में कितने ड्रोन राजस्थान को मिलने वाले हैं। तो आंसर होगा इसमें राजस्थान को इसमें 200 ड्रोन मिलेंगे। ये किसके लिए काम आएंगे, तो यार ना उर्वरकों के छिड़काव के लिए और टीडियों के हमले से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, हर एक जिलों को दिए जाएंगे। अगला है, किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चला जा रहा है। यानी सांस अभियान का जो संबंध है वो किससे है, तो आंसर रखना कि आपको निमोनिया से इसका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर होगा 22 से लेकर 25 दिसंबर 2023 को जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया जाएगा। कहां पर आयोजन होगा, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड राजस्थान के किस पत्रकार को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि लाडली मीडिया अवार्ड किसको दिया गया है, तो कन्नाराम मुंडियार को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली में हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उदयपुर के ऋषिराज सिंह राठौड़ ने उदयपुर राजस्थान के लिए कौन सा पदक हासिल किया है। तो आंसर होगा इसका स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है ना, और ये ने पदक किस में प्राप्त किया है, तो ये डिस्क थ्रो में पदक प्राप्त किया है। ठीक है ना, ये किस में पदक प्राप्त किया है, तो डिस्क थ्रो में इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है। नाम क्या है, तो ऋषिराज सिंह राठौड़, और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजन हो रहा है। 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच इसका आयोजन हुआ था। ठीक है ना, इसका आयोजन कब हुआ था, तो 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऋषिराज सिंह राठौड़ का नाम आपको याद रखना है, जो कि उदयपुर से संबंध रखता है। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की। सॉरी, अभी तो बाकी देखिए, भारतीय दलित साहित्य के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर मोहनलाल सोनल को, जो कि मनहंस के नाम से जाने जाते हैं, इनको सम्मानित किया गया है। सभी तरह के पीजी पाठ्यक्रम को कराने वाला प्रदेश सरकार का पहला महाविद्यालय कौन सा बना है। तो आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जो कि इसका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग करने वाले हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 है, विजय हजारे ट्रॉफी की उप विजेता कौन सी टीम रही है। तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा, राजस्थान इसमें उप विजेता टीम रही है। अगर बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इसका संबंध आता है क्रिकेट से। इसका संबंध किस खेल से आता है ना, क्रिकेट से इसका संबंध आता है। और याद रखना भी विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका फाइनल का आयोजन किया गया था, तो इसका फाइनल का आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है ना, अगर बात करें फाइनल में इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। इसमें कौन कौन सी टीमें फाइनल में पहुंची थी, एक तो पहुंची थी हरियाणा। ठीक है ना, एक तो पहुंची थी हरियाणा टीम, और एक और कौन सी पहुंची थी, तो राजस्थान टीम जो है वो फाइनल के अंदर पहुंची थी। ठीक है ना, अगर बात करें इन दोनों में से विजेता कौन रहा था, तो विजेता तो रहा था हरियाणा, और अगर बात करें उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता रहा था राजस्थान। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो क्या रहा, उप विजेता रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, उप विजेता। ठीक है ना।
अगर बात करें अभी राजस्थान की टीम को जो है विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर कितने रनों से यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा है, तो यार ना ये 30 रन से जीती है, ठीक है ना। यानी अगर बात करें अभी कितने रन से हरियाणा टीम ने जीत दर्ज की है, तो 30 रन से यहाँ पे जीत दर्ज की है। तो आपको याद रखना भी विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे आता है, तो क्रिकेट खेल से इसका संबंध आता है। अगर बात करें यहाँ पर जो फाइनल मैच हुआ था, इस फाइनल मैच का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस फाइनल मैच का आयोजन हुआ था गुजरात में। और अगर बात करें इसमें कौन कौन सी टीमें थी, तो हरियाणा और राजस्थान टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें विजेता रही थी हमारे हरियाणा टीम और उपविजेता कौन रही थी, तो राजस्थान टीम रही थी। अगर बात करें हरियाणा ने राजस्थान की टीम को कितने रन से हराया था, तो 30 रन से यहाँ पर हराया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसमें कि भाई हरियाणा ने शनिवार को, है ना, यानी अगर बात करें तो 16 दिसंबर की ये बात है, ठीक है ना। कब की बात है, तो 16 दिसंबर की ये बात है को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में फाइनल में राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 नाम की है। अगर बात करें ये टूर्नामेंट के इतिहास में हरियाणा की क्या है, पहली जीत भी रही है। और अगर बात करें दूसरी ओर राजस्थान चैंपियनशिप के 2006 और 2007 के संस्करण में दूसरी बार जो है उपविजेता बना है। यानी इससे पहले कब बना था, तो 2006 और 7 के संस्करण में भी राजस्थान जो है उपविजेता रहा था, और इस बार अब भी क्या रहा है, तो उपविजेता रहा है। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। तो यहां पर पहले तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं भी, SIT की फुल फॉर्म क्या है, तो यार ना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का यहां पर गठन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना ना कि भाई यहां पर बात किसकी हो रही है, तो ये मामला किससे संबंधित है, तो पेपर लीक और जांच और इनको रोकथाम के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या है, SIT टीम रखा गया है। और ये किसके लिए, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। और इसका जो अगर बात करें इसका गठन किया गया और इसकी रोकथाम के लिए किसको इसका बनाया गया है, तो यार ना VK सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। कि प्रदेश में पेपर लीक जांच और रोकथाम है तो किसके नेतृत्व में, यार ना VK सिंह के नेतृत्व में जो है SIT का गठन किया गया, ये आपको रखना। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो दिनेश MN की अगर बात करें तो एक और टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसका नाम है हमारे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, है ना। एक और कौन सी टीम बनाई गई है, तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, टास्क फोर्स। और अगर बात करें इस टास्क फोर्स का नेतृत्व किसके सम्मान में, यानी इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो दिनेश MN जो है इसका नेतृत्व करेंगे। वे एक तो अगर बात करें पेपर लीक की जांच हो और उसकी रोकथाम हो, उसके लिए जो SIT का गठन किया गया है वो किसके नेतृत्व में किया गया है, तो VK सिंह के नेतृत्व में किया गया है। दूसरा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो कि अपराधियों के संबंधित मामले देखेगा। उसका अगर बात करें उसका नेतृत्व कौन करेगा, तो दिनेश MN उसके नेतृत्व करेंगे। हीरालाल समरी की अगर बात करें तो इनको जो है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इनको कौन सा बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, इनको बनाया गया है, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इनको, ये तो हो गया बात सिंपल सा भी, इनको बनाया क्या गया, इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है लीग भरतपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लीग भरतपुर से इनका संबंध आता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो VK सिंह होगा। किसका गठन हुआ है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क का हुआ। अगर बात करें इसमें मेंबर कितने होंगे इस वाली SIT के अंदर, तो इसमें ना 50 सदस्य होंगे, ठीक है ना। इसमें कितने सदस्य होंगे, 50। और अगर बात करें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में कितने सदस्य होंगे, तो 65 इसमें सदस्य होंगे, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एडिशनल DGP VK सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको हमने क्या नाम दिया, SIT का गठन किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन टीम में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको याद रखना इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, तो इसमें 50 सदस्य होंगे। अगर बात करें DGP उमेश मिश्रा ने बताया कि राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के लिए एडिशनल DGP, जिनका नाम क्या है, तो दिनेश MN जिनका नाम है, इन दिनेश MN को क्या बनाया गया है, रखना, इन दिनेश MN को बनाया गया हमारे रखना। इनके नेतृत्व में किसका गठन किया गया, तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये टीम जो है संगठित अपराध से जुड़ी गैंग्स की पहचान करेगा और उनका डेटाबेस तैयार कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। तो यानी दो चीजें हमारे गठित हुई है, एक तो SIT का गठन किया गया है, SIT का, और दूसरा किसका गठन हुआ है, तो एक आपको याद रखना एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का यहाँ पे गठन किया गया दिनेश NM के नेतृत्व में, ठीक है ना। ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा कि भाई कला संस्थान है ना, यहाँ पे कला संस्था कलावर्थ न्यास उज्जैन के द्वारा राष्ट्रीय कला कौस्तुभ सम्मान किसे दिया जाएगा, तो आंसर होगा इसका प्रोफेसर सुनील निम्बार को ये अवार्ड दिया जाएगा।
अगर बात करें प्रोफेसर सुनील निंबार का, तो इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर से इनका संबंध आता है। अगर हम बात करें बाकी के नाम की, तो इन तीनों का संबंध भी रखना है कि इन तीनों का संबंध भी कहां से आता है, उदयपुर से आता है। इन तीनों का संबंध भी कहां से है, तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ठीक है। अगर बात करें भाई ये उदयपुर जिले से, तो इनका संबंध हमने बात कर ली। और चौथा नाम हमने बात कर लिया है प्रोफेसर सुनील निंबार का। तो ये 3 नाम के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें विप्रा मेहता की, तो इनको मिला मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड, ठीक है ना। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो वो मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया का अवार्ड जो है वो दिया गया है हमारे विप्रा मेहता को। इनका संबंध कहां से है, तो उदयपुर से। अगर बात करें जयपुर जय कुमार बोहरा की, तो आप सबको पता है कि एक एग्जाम होता है जो कि न्यायिक सेवा से संबंधित होता है, जिसका नाम है क्लेट। अगर बात करें इस क्लेट एग्जाम में पूरे देश में जो प्रथम रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो प्रथम रहा है उनका नाम क्या है, तो जय कुमार बोहरा, ठीक है ना। पूरे देश में प्रथम स्थान उन्होंने हासिल किया है। क्लेट एक तरीके से क्या है, एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें न्यायिक सेवा में जाने का मौका मिलता है। और इसमें अगर बात करें पूरे देश के अंदर टॉप किसने किया है, तो जय कुमार बोहरा ने। और इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर से इनका संबंध आता है। रोहित कोठारी का अगर बात करें, इनका संबंध भी उदयपुर से है और इनको मिला है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये आपको रखना दादा साहब फाल्के है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आइकन अवार्ड जो है ये दिया गया है हमारे रोहित कोठारी को, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए कि 4 नाम आपको याद रखना है। एक और आप याद रख सकते हो, जैसे मान लो अगर बात करें तो ऋषिराज सिंह राठौड़ का, ऋषिराज सिंह राठौड़, ये नाम भी आपको याद रख सकते हो। ऋषिराज राठौड़ का संबंध जो है वो भी कहां से आता है, तो उदयपुर से आता है। इन्होंने क्या किया है, तो डिस्क थ्रो जो होता है गेम्स, डिस्क थ्रो, इस डिस्क थ्रो गेम्स में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है ना। और ये अगर बात करें गोल्ड मेडल किसमें हासिल किया है, तो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो पैरा गेम्स चल रहे हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर डिस्क थ्रो में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है ऋषिराज सिंह राठौड़ ने। और इनका संबंध भी कहां से आता है, तो उदयपुर से आता है। तो 5 नाम आपको उदयपुर से याद रखना है। प्रोफेसर सुनील निंबार का, जिनको मिला है कला संस्था कलावर्त न्यास उज्जैन के द्वारा राष्ट्रीय कला को स्तूप सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें विप्रा मेहता, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड इनको दिया गया है। जय कुमार बोहरा क्लेट एग्जाम के अंदर पूरे देश में इन्होंने टॉप किया है। रोहित कोठारी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऋषिराज सिंह राठौड़ की अगर बात करें तो डिस्क थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाल ही के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन किया जा रहा है 10 से 17 दिसंबर के बीच में जिसका आयोजन हुआ है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 5 नाम आपको उदयपुर से याद रखना है जो कि हाल ही में चर्चा के अंदर हैं। अगला है 29 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको सबको पता है कि शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, माउंट आबू के अंदर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे ग्रीष्मकालीन महोत्सव, ठीक है ना। अगर बात करें ग्रीष्मकालीन महोत्सव, तो इस ग्रीष्मकालीन महोत्सव का आयोजन भी कहाँ होता है, तो यार ना इसी माउंट आबू के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात करें जैसे और बाकी ऑप्शन की बात करें कि भाई डीग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो डीग महोत्सव का आयोजन होता है भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। डीग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो डीग महोत्सव का आयोजन होता है भरतपुर के अंदर जिसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। भरतपुर के अंदर जिसका आयोजन किया जाता है। बाकी अगर बात करें जैसे बाड़मेर में, तो बाड़मेर के अंदर आयोजन किया जाता है थार महोत्सव का, ठीक है ना। बाड़मेर के अंदर किसका आयोजन किया जाता है, तो थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर के अंदर बात करें तो इनमें मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। जैसलमेर में किसका आयोजन होता है, तो मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो यहाँ पे होता है। जोधपुर के अंदर बात करें तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है ना। जोधपुर के अंदर कौन सा होता है, तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है वो जोधपुर के अंदर किया जाता है। अगर बात करें हाल ही में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ था 27 अक्टूबर को। कब हुआ था, 27 अक्टूबर को अगर बात करें तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसमें 2 सम्मान दिए गए थे, वो आपको याद रखना है। एक तो है मारवाड़ श्री का सम्मान, ठीक है ना, मारवाड़ श्री। और ये मारवाड़ श्री का जो सम्मान मिला था वो मिला था हमारे सम्राट लोहार को, ठीक है ना। किसको मिला था, तो सम्राट लोहार, ये कर दो ये भाई, सम्राट लोहार को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें मिस मारवाड़ का, तो याद रखना मिस मारवाड़ का, तो ये मिला था मिस मारवाड़ का अमृता चौधरी को, ठीक है ना। किसको मिला था, तो अमृता चौधरी को मिला था मिस मारवाड़ का अवार्ड। तो ये दोनों चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कि माउंट आबू के अंदर जो है अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन महोत्सव का आयोजन, डिग महोत्सव का आयोजन जो भरतपुर के अंदर होता है। थार महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर होता है, बाड़मेर के अंदर होता है। जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन होता है। जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ महोत्सव हुआ था 27 अक्टूबर को, इसमें मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला था सम्राट लोहार को। और मिस मारवाड़ का अवार्ड किसको मिला था, तो अमृता चौधरी को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें इसका आयोजन कब हो रहा है, तो 29 से लेकर 31 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है उदयपुर की किस खिलाड़ी ने यूएई में चल रही एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले में U8 आयु वर्ग में खेलते हुए
भारत के लिए पदक जीता है। एक और नाम आपको याद रखना है, नाम है कियाना परिहार, ठीक है ना। यानी अब हम बात करें तो राजस्थान से 5 तो हमने पहले ही पढ़े थे, ये छठा नाम आ चुका है जिसका नाम क्या है, कियाना परिहार। इन्होंने क्या किया है तो यार ना, इन्होंने यूएई के अंदर चल रही एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में जो रैपिड मुकाबला होता है उसके U8 वर्ग में इन्होंने खेलते हुए भारत के लिए इन्होंने पदक हासिल किया है, याद रखना। अगर बात करें भारत के लिए इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है, तो इन्होंने भारत के लिए जो है रजत पदक हासिल किया है, ठीक है ना। कौन सा पदक हासिल किया है, तो रजत पदक हासिल किया है। और इनका संबंध कहां से आता है, इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से, ठीक है ना। यानी उदयपुर से आपको 6 नाम आपको याद, सॉरी आपको उदयपुर से आप कितने नाम याद रखना है, तो 6 नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। बाकी अगर हम बात करें जैसे अवनी लेखरा का, तो आप सबको पता ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर है, निशानेबाजी इनका गेम है। दिव्य कीर्ति सिंह की अगर बात करें तो चुनाव आइकॉन हमारे राजस्थान में बनाया गया था, नागौर से संबंध रखती है, घुड़सवारी खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें अवनी लेखरा का संबंध कहां से, तो जयपुर से आता है। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध कहां से आता है, तो अगर मैं याद करें तो नागौर से इनका संबंध आता है, ठीक है। हम लोग बात करें जैसे उदयपुर के कुछ खास लोगों की अगर हम बात करें तो जैसे विप्रा मेहता का नाम आपको याद रखना ही है, ठीक है ना। विप्रा मेहता का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा और किसका नाम याद रखना है, तो रोहित कोठारी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। रोहित कोठारी का नाम आपको याद रखना है। रोहित कोठारी के अलावा जय कुमार बोहरा का नाम आपको याद रखना है। जय कुमार बोहरा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। बोहरा का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें ऋषि राज सिंह राठौड़ का नाम आपको याद रखना है। ऋषि राज सिंह राठौड़ का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा कियाना परिहार का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको उदयपुर से संबंधित कुछ खिलाड़ी भी है, कुछ जो चर्चित व्यक्ति है, इन सब का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि उदयपुर के होनहार शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने रजत पदक जीतकर एशिया में इस क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। यानी जो हमारा जो स्पोर्ट्स है, इनका खेल कौन सा है, तो शतरंज इनका खेल है। इसमें इनमें भारत में नाम रोशन किया है पूरे देश का, ये आपको ध्यान रखना। यूएई में चल रही एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में 21 देशों के 18 वर्ष से कम उम्र के 600 से अधिक बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। यानी याद रखना भी इसमें 18 वर्ष से कम बच्चे जो इसमें आयु के जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बात करें कियाना की जो खेल है उसमें जो इनकी कैटेगरी है ना, U8 कैटेगरी जो है इनकी, इस U8 कैटेगरी अगर हम बात करें तो इसमें 13 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान है। और इसमें से इन्होंने कौन सा जीता है, तो रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को किसने झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो आंसर होगा हमारे भजनलाल शर्मा जो कि हमारे राजस्थान के सीएम है। इन्होंने याद रखना है कि जो है इसको वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को यहाँ पर झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगर बात करें ये कौन से नंबर के बने, तो ये 14वें नंबर के मुख्यमंत्री बने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सॉरी। इसके अलावा अगर बात करें भाई भजनलाल शर्मा की, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी जहां से विधायक बने उनका नाम, उसका क्षेत्र आपको याद रखना है। यानी कहां से विधायक बने, तो ये सांगानेर से विधायक बने, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इनका निवास स्थान यानी ये मूल कहां से संबंध रखता है, तो याद रखना ये भरतपुर से इनका संबंध आता है, याद रखना है ना। और अगर बात करें दिया कुमारी का और प्रेमचंद बेरवा का, तो इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना। इनको क्या बनाया गया है, तो उप मुख्यमंत्री जो है इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दिया कुमारी का, तो दिया कुमारी का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम भी आपको याद रखना है, विद्याधर नगर, ठीक है ना। विद्याधर नगर जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद बेरवा की अगर बात करें तो दूदू विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता है। वासुदेव देवनानी को बनाया गया है विधानसभा का स्पीकर, क्या बनाया गया है इनको, विधानसभा स्पीकर इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। विधानसभा स्पीकर इनको बनाया गया है। अगर बात करें वासुदेव देवनानी की, तो अजमेर उत्तर से इन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है ना। अजमेर उत्तर से इन्होंने चुनाव जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वेदांता पिंक सिटी मैराथन को जो हरी झंडी दिखा किसने रवाना किया, तो भजनलाल शर्मा ने यहाँ पे रवाना किया था, ये रखना। हाँ, यहाँ पे ये रन जो है इसकी डिटेल हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन की जो थीम थी, रन फॉर जीरो हंगर इसकी थीम थी। तो ये थीम आपको यहाँ पे याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है यहाँ पे, इसकी थीम है कि रन फॉर जीरो हंगर इसकी थीम थी। मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन हुई थी, 10 किलोमीटर की कुल रन हुई थी और 5 किलोमीटर की इसमें जो है ड्रीम रन दावकों ने यहाँ पर पूरी की थी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन इसकी थीम आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखनी है, रन फॉर जीरो हंगर इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान से किसे कार इंडस्ट्री का ऑस्कर कहे जाने वाले CDN पीपल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है CDN पीपल अवार्ड 2023 से, तो यहाँ आंसर होगा रेखा मीणा को यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें जैसे विष्णुचंद्र प्रजापति की, तो विष्णुचंद्र प्रजापति का आपको नाम याद रखना है। इनको अवार्ड जो मिला है हाल ही में नेशनल आइकन अवार्ड से मिला, सम्मानित किया गया। नेशनल आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। आइकन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया, तो नेशनल आइकन अवार्ड दिया गया है हमारे विष्णुचंद्र प्रजापति को दिया गया है।
अगर बात करें शरद कुमार शर्मा की, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनको मिला है मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड, ठीक है ना। इनको कौन सा मिला है, तो मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो आंसर याद रखना है आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्किटेक्ट का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो शरद कुमार शर्मा को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। CDN पीपल अवार्ड किसको मिला है, तो रेखा मीणा को मिला है। विष्णुचंद्र प्रजापति को नेशनल आइकन अवार्ड को सम्मानित किया गया। शरद कुमार शर्मा को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का सम्मान मिला है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगला है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जारी स्कूल शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। यानी अगर बात करें, देखो अक्टूबर हाल ही में एक रैंकिंग जारी हुई है, अक्टूबर महीने की जो रैंकिंग जारी हुई है, इसमें कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो चूरू जिला इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। आंसर होगा इसका 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें भाई और कौन से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है राजस्थान के अंदर होता है, तो और भी आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है, और ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया था। और इसके कौन से संस्करण का जो है आयोजन हुआ था, ये याद रखना, ये 11वें संस्करण का आयोजन हुआ था। कब हुआ था, तो उसकी डेट भी आपको याद रखनी है। उसकी डेट आपको याद रखनी है, सितंबर 2023 के अंदर आयोजन हुआ था, ठीक है ना। सितंबर 2023 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। और अगर हम बात करें, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था, उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, अचीवमेंट अवार्ड। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला था वो याद रखना गुलशन ग्रोवर को दिया गया था, ठीक है ना। किसको दिया गया था, तो गुलशन ग्रोवर को ये अवार्ड दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, एक और फेस्टिवल का आयोजन होता है जिसका नाम आपको याद रखना है जयपुर फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। एक और कौन सा आपको याद रखना है, जयपुर फिल्म फेस्टिवल जो है उसका भी आपको याद रखना है। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो भी है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी अगर बात करें फिल्मों से संबंधित राजस्थान के अंदर 3 आयोजन होते हैं। एक तो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन कब होगा, तो 27 से 31 जनवरी 2024 का, जिसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें ये कौन सा संस्करण इसका होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो इसका संस्करण होगा ये 10वां होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, तो ये 10वां संस्करण इसका आयोजन होगा। जबकि अगर बात करें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा चुका है, तो 11वें संस्करण का आयोजन तो किया जा चुका है। अगर बात करें जयपुर फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन होने वाला है 2024 के अंदर, वो कौन से नंबर का होगा, तो यार ना वो 16वें नंबर का होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि 04 से लेकर 06 मार्च तक किसका आयोजन होगा, तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो है वो किस तारीख को किया जाएगा, यार ना ये किया जाएगा एक्सपो, ठीक है। और इसका आयोजन कब होगा, तो यार ना 04 से लेकर 06 मार्च तक किया जाएगा। अगर बात करें 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक, तो आपको इस समय यार ना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, ठीक है ना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कब होगा, तो वो आयोजन होगा आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक। हाल ही में और कुछ आयोजन हुए थे, जैसे अगर हम बात करें कि भाई 1 और 01 से लेकर 02 तक आयोजन हुआ था, और वो भी कौन सा, दिसंबर। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ना, दिसंबर। और इस दिसंबर को अगर हम बात करें तो आयोजन कौन सा हुआ था, तो आडावल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको रखना है कि भाई आडावल फेस्टिवल का अगर बात करें तो आडावल फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख सकते हो। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये उदयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है ना। उदयपुर से इसका संबंध आता है आडावल फेस्टिवल का। अगर हम बात करें कुंभलगढ़ फेस्टिवल, तो 01 से लेकर 03 तक जो है वो कुंभलगढ़ फेस्टिवल याद रख सकते हो, कुंभलगढ़ फेस्टिवल आप याद रख सकते हो। और फेस्टिवल का अगर आप याद रखना चाहें तो देखो हाल में एक शिल्पग्राम महोत्सव होने वाला है। 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक एक आयोजन होगा जिसका नाम है शिल्पग्राम महोत्सव, ठीक है ना। शिल्पग्राम महोत्सव, इस शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा, इस शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा, तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि भाई राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 11वें संस्करण का हाल ही में आयोजन हुआ था सितंबर महीने के अंदर, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था गुलशन ग्रोवर को। जयपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2024 में जो होगा उसका कौन से संस्करण का आयोजन होगा, तो 16वें संस्करण का जिसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 1 से लेकर 2 दिसंबर तक आडावल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हुआ था। 1 से लेकर 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन जो है कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। अगर बात करें 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन जो है उदयपुर में होगा। और 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक 10वें संस्करण जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाएगा। 4 मार्च से लेकर 6 मार्च 2024 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा। 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी डेट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, उत्तर भारत के सहकारी क्षेत्र की मल्टी स्टेट बैंक फिन ग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने किस जिले में नई शाखा खोली है? तो आंसर होगा इसका कोटा जिले के अंदर जो है नई शाखा खोली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।